वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का इस 20 मिनट शो में। जैसा कि आप सबको पता है कि मंडे टू सैटरडे आपका ये 20 मिनट शो चलता है और जिसमें मैं चर्चा करता हूँ 4 सवालों के साथ 40 बातों पर। ऐसी बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होती हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती हैं, ऐसी बातें जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपके लिए संभावित हो सकती हैं। मेरे भाइयों, मेरा उद्देश्य यही है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक गहरी समझ स्थापित की जाए। 4 सवालों के माध्यम से ऐसी बातें आपको बताई जाएं जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं अपनी कोशिश ईमानदार तरीके से करने का प्रयास करता हूं रोज़ाना सुबह के इस सेशन में। बस आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप इस सेशन को शेयर किया करिए, क्योंकि इस शो को हिट कराना आपकी जिम्मेवारी है। और कमेंट सेक्शन में कुछ लिखा करिए, कहा करिए, जिससे एक ऊर्जा मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है ओसीआई कार्ड धारक भारत में आजीवन वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। फ्री वीज़ा यात्रा कर सकते हैं, कहने का मतलब ये मुफ्त वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। ओसीआई कार्ड धारक भारत में कृषि भूमि खरीद सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हैं। ठीक है। पीआईओ कार्ड योजना 2015 में समाप्त कर दी गई और ओसीआई योजना में विलय कर दिया गया। ये पूरा का पूरा सवाल पीआईओ और ओसीआई से रिलेटेड है। इस सवाल की व्याख्या में बड़ा समय लग जाएगा, लेकिन व्याख्या मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि इस सवाल में आपको 10 बात नहीं है ना, एक ही सवाल में आपको 40 बात पता चलने वाली है। इस एक ही सवाल में आपको आज 40 बात पता चलने वाली है। तो खैर समझिए, एक्चुअली है क्या कि आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब बिखराव। स्पेन में खेतों में जब बीज बिखेरे जाते थे तो उसी को डायस्पोरा कहते थे। और ये डायस्पोरा वर्ड स्पेनिश वर्ड है। इस समय आप चाइनीज डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा जैसा कुछ सुनते होंगे। आपने सुना होगा भारतीय डायस्पोरा, यानी ऐसे भारतीय जो अभी भारत से बाहर अलग अलग देशों की नागरिकता लेकर वहां रह रहे हैं, उन्हें हम भारतीय डायस्पोरा कहते हैं। इसका मतलब भारतीय मूल के लोग, इंडियन ओरिजिन पीपल, भारतीय मूल के लोग जो भारत से बाहर, भारतीय मूल के लोग जो भारत से बाहर दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन्हें हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। तो ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं वो दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं है, दूसरे देश के नागरिक हैं। भारतीय मूल का उन्हें इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि या तो वो स्वयं कभी नागरिक थे या उनके पूर्वज इंडिया के सिटीजन थे। तो ऐसे लोग इंडिया के कल्चर को नहीं भूले हैं, तो अगर हम उनको भूल जाएंगे तो ये तो गलत बात है यार। तो अगर वो इंडिया के कल्चर को नहीं भूले हैं तो हमें भी उन्हें लव यू टू बोलना चाहिए, है ना। इससे वो भारत देश में आएंगे, भारत में डॉलर आएगा, भारत देश का इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा, है ना, कल्चरल विस्तार मिलेगा। तो भारतीय मूल के लोगों के साथ रचनात्मक संबंध बनाना जरूरी है। और भारतीय मूल के लोगों के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय मूल के लोगों के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए, भारतीय मूल के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए, रचनात्मक संबंध बनाने के लिए 2 स्कीम चली। एक स्कीम आई पीआईओ स्कीम। पीआईओ स्कीम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कोई दोहरी नागरिकता नहीं है, ये भारतीय मूल के लोगों को सुविधा देने के लिए स्कीम है। ठीक है। पीआईओ स्कीम में क्या किया गया कि 15 साल मुफ्त वीजा यात्रा की सुविधा दी गई, प्लस 7 साल रह के नागरिकता देंगे, ऐसा प्रावधान किया गया, प्लस फाइनेंशियल बेनिफिट यानी वित्तीय सुविधा, और एजुकेशनल बेनिफिट यानी कि शैक्षिक सुविधा। वित्तीय सुविधा और शैक्षिक सुविधा यानी फाइनेंशियल बेनिफिट और एजुकेशनल बेनिफिट दिया जाएगा पीआईओ स्कीम के तहत। लेकिन इस स्कीम में कुछ देशों को बाहर कर दिया गया। अब ये बात आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि 2002 में जो पीआईओ स्कीम शुरू हुई थी उसमें कौन कौन से देश शामिल नहीं थे, और जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना है, अलसियाना नहीं है, आलस नहीं करना है। कौन कौन से देश इस स्कीम में शामिल नहीं थे। सुविधाएं दी गई, 15 साल मुफ्त वीजा यात्रा, 7 साल रह के नागरिकता, वित्तीय सुविधा, शैक्षिक सुविधा, लेकिन कृषि और बागान संपत्ति नहीं खरीद सकते। एग्रीकल्चरल लैंड और प्लांटेशन लैंड नहीं खरीद सकते, कृषि और बागान संपत्ति नहीं खरीद सकते। ठीक है। 2005 में एक दूसरी स्कीम शुरू की गई
OCI स्कीम, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को बाहर किया गया, बाकी देशों को नहीं। इसमें ज़्यादा देश थे, आपको कमेंट करके बताना है। ये जो 2005 में OCI स्कीम शुरू की गई, इसमें मुफ्त वीजा यात्रा, आजीवन मुफ्त वीजा यात्रा, पूरा जीवन मुफ्त वीजा यात्रा, 5 साल रह के नागरिकता, वित्तीय सुविधा, शैक्षिक सुविधा मिलेगी, लेकिन ये भी कृषि संपत्ति और बागान संपत्ति नहीं खरीद सकते। एग्रीकल्चरल लैंड और प्लांटेशन लैंड नहीं खरीद सकते, यानी कृषि संपत्ति और बागान संपत्ति इनको खरीदने का अधिकार नहीं होगा। ये 2005 में स्कीम शुरू की गई। ये कोई दोहरी नागरिकता नहीं है, ये एक तरीके की सुविधा है भारतीय मूल के लोगों के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव रिलेशन डेवलप करने के लिए। इसे आप दोहरी नागरिकता के तौर पे मत देखा करिए, ये एक सुविधा है। इनको वोट देने का अधिकार भी नहीं होता, वोट देने का अधिकार सिर्फ सिटीजन का है, वोट देने का अधिकार सिर्फ नागरिकों का है, नागरिकों के अलावा और किसी को वोट देने का अधिकार नहीं होता। 2015 में इन दोनों स्कीम को मर्ज कर दिया गया, PIO प्लस OCI। PIO और OCI दोनों स्कीम को 2015 में मर्ज कर दिया गया, और 2015 में PIO OCI दोनों स्कीम को मर्ज करके इसको नाम दिया गया OCI कार्ड होल्डर, मर्ज करके नाम दिया गया OCI कार्ड होल्डर। ठीक है, क्लियर बात? मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके नाम दिया गया OCI कार्ड होल्डर। अब आइए सवाल पर, लिखा हुआ है OCI कार्ड धारक भारत में आजीवन वीजा मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, सही लिखा हुआ है। OCI धारक भारत में कृषि भूमि खरीद सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड भारत देश में OCI कार्ड धारक खरीद सकते हैं, कृषि भूमि खरीद सकते हैं। OCI कार्ड धारक भारत देश में एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि भूमि खरीद सकते हैं, गलत लिखा हुआ है, कृषि और बागान संपत्ति नहीं खरीद सकते। आजीवन मुफ्त वीजा यात्रा कर सकते हैं, जी हाँ, आजीवन मुफ्त वीजा यात्रा कर सकते हैं। PIO कार्ड योजना 2015 में समाप्त कर दी गई, OCI में इसे मर्ज कर दिया गया, ये भी ठीक है आपका। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल है मेरे भाई कि अनुच्छेद 28 केवल विश्वविद्यालयों पर लागू होता है, स्कूलों पर नहीं। राज्य निधि से पूरी तरह से संचालित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक है। आर्टिकल 28 अप्लाइज ओनली टू द यूनिवर्सिटीज नॉट टू स्कूल्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशंस फुल्ली मेंटेन्ड बाय द स्टेट फंड्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। थर्ड लिखा हुआ आर्टिकल 28 संविधान के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। आर्टिकल 28 इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अब समझिएगा, आपने पढ़ा होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका 25 से लेकर 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लेके कहाँ तक? 25 से लेके 28 तक, यानी 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मेरे प्यारे भाई आर्टिकल 28 से रिलेटेड आपका ये सवाल है, और आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम टू अटेंडेंस इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, उसका टाइटल है आर्टिकल 28 का। लेकिन आर्टिकल 28 एक्चुअली कह क्या रहा है? आर्टिकल 28 आपको ये बता रहा है कि भाई धार्मिक शिक्षा कहाँ दी जा सकती है, कहाँ नहीं दी जा सकती है। रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा मतलब धर्म के आचरण संबंधित शिक्षा धार्मिक शिक्षा होती है। तो धार्मिक शिक्षा कहाँ दी जा सकती है, कहाँ नहीं। तो 3 तरह के स्कूल जनरली आप देखते हैं। एक तो ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक ऐसे संस्थान होते हैं जो फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट होते हैं, पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित, ठीक है। पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित यानी फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो संस्थान ये है। एक संस्थान ऐसे होते हैं ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है, लेकिन राज्य द्वारा प्रशासित होंगे। एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रस्ट, न्यास द्वारा स्थापित हैं, लेकिन राज्य द्वारा प्रशासित होते हैं, यानी राज्य के द्वारा एडमिनिस्टर होते हैं, राज्य द्वारा प्रशासित होते हैं। और एक संस्थान होते हैं एडेड यानी सहायता प्राप्त, जिनको राज्य सहायता देती है,
और एक संस्थान होते हैं मान्यता प्राप्त, जो फुल्ली प्राइवेट होते हैं, लेकिन राज्य से मान्यता तो लेनी ही पड़ेगी। अब ऐसे में अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फुल्ली फंडेड है, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो फिर सेकुलरिज्म का मतलब क्या रह गया, फिर पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब रह गया। तो जो फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट है, यानी राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित जो इंस्टीट्यूशन है, वहां पर रिलीजियस एजुकेशन यानी धार्मिक शिक्षा प्रोहिबिटेड है, नहीं दी जा सकती। राष्ट्र द्वारा स्थापित, राज्य द्वारा प्रशासित, यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त में दी जा सकती है, लेकिन यहाँ उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। आप चाहें तो उपस्थित हों और आप चाहें तो उपस्थित न हो। यहाँ उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, आप चाहें तो उपस्थित हों और आप चाहें तो उपस्थित न हो। क्लियर बात? उपस्थित होने की स्वतंत्रता, चाहे तो आप उपस्थित हों और चाहे तो आप उपस्थित न हो। क्लियर बात? चलिए, 18 साल के ऊपर के हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि उपस्थित होना है या नहीं, और 18 साल से कम आयु के हैं तो आपके गार्जियन डिसाइड करेंगे। सवाल पर आते हैं। आर्टिकल 28 केवल विश्वविद्यालयों पर लागू होता है। केवल लिखा है, ध्यान से पढ़ना है, गलत हो जाएगा। राज्य निधि से पूरी तरीके से संचालित यानी फुल्ली फंडेड बाय स्टेट, धार्मिक शिक्षा पर रोक है, सही लिखा है। केवल लिखने की वजह से गलत हुआ है, सारे संस्थानों पर लागू होगा। ठीक है। आर्टिकल 28 संविधान के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जी हाँ, 25 से लेकर 28 तक आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मौलिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसमें सेकंड और थर्ड दोनों आपका सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है केवल लिखने की वजह से। ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि महाधिवक्ता राज्य उच्च न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। द एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट्स द स्टेट इन द हाई कोर्ट। उसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जैसी होती है। क्वालिफिकेशन ऑफ द सेम दैट ऑफ द हाई कोर्ट जज। उसका कार्यकाल संविधान में निश्चित किया गया है। टेन्योर इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका कार्यकाल किसमें? संविधान में निश्चित किया गया है। टेन्योर इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो एडवोकेट जनरल से रिलेटेड ये पूरा का पूरा सवाल है, महाधिवक्ता से संबंधित सवाल है। तो महाधिवक्ता का पोस्टमार्टम किया जाए, आइए कर देते हैं पोस्टमार्टम महाधिवक्ता का। तो यदि आप महाधिवक्ता का पोस्टमार्टम करेंगे मेरे भाई, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी महाधिवक्ता। ठीक है। ये राज्य सरकार का विधिक सलाहकार है, लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है। किसका विधिक सलाहकार? राज्य सरकार का ये विधिक सलाहकार है। ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने योग्य हो नहीं, ऐसा व्यक्ति जो एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वो महाधिवक्ता बन सकता है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, नियुक्ति इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी गवर्नर के द्वारा नियुक्ति होती है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 165 के तहत, आर्टिकल 165 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी अनुच्छेद 165 के तहत संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है भैया? आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी यह एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राइट। 165 के तहत ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगली बात, महाधिवक्ता ऐसे काम जो इसे राज्यपाल के द्वारा दिए जाएं या कानून के द्वारा दिए जाएं या संविधान के द्वारा दिए जाएं, उन कार्यों को करता है। ऐसे कार्य जो राज्यपाल के द्वारा दिए जाएं, ठीक है, संविधान के द्वारा दिए जाएं, राज्यपाल द्वारा, संविधान द्वारा या कानून द्वारा जो कार्य सौंपे जाएं, उन कार्यों को ये करता है। राज्यपाल द्वारा, संविधान द्वारा या कानून के द्वारा जो कार्य सौंपे जाएं, उन कार्यों को महाधिवक्ता करता है। ठीक है। महाधिवक्ता भारत देश में एक पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है। पूर्णकालिक कर्मचारी यानी फुल रोल एम्प्लॉय नहीं है। ये सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है, इसीलिए इसका कोई फिक्स वेतन नहीं है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है। इसको पारिश्रमिक मिलता है, रेनमरेशन मिलता है, और जो भी पारिश्रमिक मिलता है
वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसीलिए महाधिवक्ता कुछ सीमाओं के साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, यानी कुछ लिमिटेशंस के साथ महाधिवक्ता को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का भी अधिकार है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, कभी भी राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है, कभी भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ये राज्य के प्रथम विधि अधिकारी के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। महाधिवक्ता, हाँ, कुछ अधिकार महाधिवक्ता को और है, जैसे ये से संसदीय, माफ कीजिएगा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं, वो विशेषाधिकार महाधिवक्ता को भी प्राप्त हैं। एडवोकेट जनरल को भी वो विशेषाधिकार प्राप्त है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जी हाँ, ये विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है। विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होगा, यानी वोट करने का अधिकार नहीं होगा मेरे भाइयों। तो आइए यहां देखते हैं। तो महाधिवक्ता उच्च न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट द स्टेट इन द हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का पक्ष किसी न्यायालय में रख सकता है। उसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होती है, ठीक है। उसका कार्यकाल संविधान में निश्चित किया गया, जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला सवाल, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद विधानसभा को सलाह देती है। एक सवाल इससे रिलेटेड शायद कल भी था, लेकिन ऐसा नहीं था, थोड़ा बदला हुआ था। तो देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की यदि आप बात करें, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि नियुक्ति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कैसे होती है। तो राज्य में ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसको बहुमत मिले, जैसे 403 सीटें विधानसभा की हैं, तो अगर किसी पार्टी को 300 सीट मिल गई, ए पार्टी को 300 सीट मिली, अब ए पार्टी को 300 सीट मिली, तो ये जो 300 सदस्य हैं, ये 300 सदस्य जिसे अपना नेता चुनेंगे वो बहुमत दल का नेता होगा, और बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते मेरे भाई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जिसे अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की ही सलाह पर होगी। अन्य मंत्री की जो नियुक्ति की जाएगी वो चीफ मिनिस्टर की ही सलाह पर की जाएगी, यानी मुख्यमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अगला, मंत्रिपरिषद विधानसभा को सलाह देती है, जी नहीं। आर्टिकल 163 आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा, और जो किसको सलाह देगी, मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख सीएम होगा और जो राज्यपाल को सलाह देगी। और ऐसा कार्य जो राज्यपाल को विवेक से करना है उसे छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये विधानसभा को सलाह देती है, ये गलत हो जाएगा। इसमें आंसर है आपका ओनली 2 इज योर राइट आंसर। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। जरूर बताया करिए कमेंट सेक्शन में आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ मेरे भाई, इस समय आपके लिए एक बहुत अच्छी सूचना है कि हमारा यूट्यूब परिवार 1 लाख का परिवार हो गया है, और इस 1 लाख के परिवार के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ एक बम्पर ऑफर चल रहा है। इस समय अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको बहुत डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में जो 1 लाख का परिवार है, डिस्काउंट आपके लिए है गोल्ड कोर्सेज पर भी, प्लेटिनम पर भी। अब आपके मन में आ रहा होगा गोल्ड प्लेटिनम क्या होता है। तो एक सीरीज हमारे यहाँ, एक प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए, जिसको हम आरंभ कहते हैं। इस समय चल रहा है आरंभ 21। आरंभ 21 जिसमें 2 तरह के बैचेज आपको मिलते हैं, एक गोल्ड मिलता है आपका और एक आपको प्लेटिनम मिलता है। गोल्ड में आपको सिलेबस मिलता है पढ़ने को पूरा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, मेंटरशिप मिलती है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, 2 साल की वैलिडिटी, 5 फीचर गोल्ड में मिलते हैं। कितने फीचर? 5 फीचर। प्लेटिनम में गोल्ड वाले पूरे 5 फीचर इसमें मिलेंगे, यानी लाइव 1100 प्लस घंटे की क्लास, वैलिडिटी इसमें 4 साल की होती है, 2 साल की जगह इसमें 4 साल की वैलिडिटी होती है। बाकी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटरशिप सब इसमें मिलती है। लेकिन इसमें 5 फीचर के अलावा 5 बैच एक्स्ट्रा, एक फाउंडेशन बैच, एक प्री का बैच, एक मेंस का बैच, एक एनसीईआरटी का बैच और एक एमसीक्यू का बैच। इस बैच में कैसे इनरोल कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी तो पहली चीज़ तो इस पर कॉल कर लीजिए, 9289996923। इस पर कॉल करिए। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है, मेरा नाम बताएंगे तो आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग दी जाएगी। बोल दीजिएगा सर की क्लास से आए हैं, पूरी की पूरी काउंसलिंग आपको मिलेगी।
कंप्लीट काउंसलिंग आपको मिलेगी और बैचेस के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी, कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इस नंबर पर यदि आप कॉल करेंगे तो। दूसरी बात, यदि आप खुद से देखना चाहते हैं तो आप जाइए कहाँ पर, studyIQ.com पर। आप यहाँ जाइए studyIQ.com पर, लिखिए गूगल पर जाइए और गूगल पर लिखिए क्या, StudyIQ। StudyIQ आपने लिखा, www.studyiq.com आ गया, ठीक है। इस पे आपने क्लिक किया, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स पे जाइए, स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए। स्टेट पीसीएस पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करिए उत्तर प्रदेश पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे आरंभ 21, ठीक है, आरंभ 21। ये क्लास मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कल यहाँ पर दूसरा कुछ लिख के आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। डिस्काउंट ज़्यादा ही मिलेगा, तो यहाँ डाउनलोड करके पूरी की पूरी आप कहानी जान सकते हैं, बैच के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। बाय नाउ पे जाइए, मोबाइल नंबर एंटर करिए, ओटीपी डालिए और पूरा का पूरा कंप्लीट जानकारी लीजिए। पहले पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी पहले यहाँ से डाउनलोड करके लीजिए या कॉल करके लीजिए, फिर उसके बाद आप इनरोल करिए। लेकिन इनरोल करने के दौरान ध्यान रखिए कोड आपको लगाना VL लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कौन सा कोड लगाना है आपको, ये कोड लगाना मत भूलिएगा। हालांकि हर फैकल्टी का अपना अलग अलग कोड होता है, आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, लेकिन मेरा VL लाइव है, ठीक है। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए, नमस्कार।